Dear friends, we have already studied two stanzas of the poem Dover Beach by Matthew Arnold. Let's begin the third stanza. The sea of faith was once too at the full and round earth's shore, lay like the folds of a bright girdle furled, but now I only hear its melancholy long withdrawing roar. समझिए क्या मतलब हुआ इसका। द सी ऑफ फेथ, नोट कर लें, मेटाफर फॉर द फेथ इन स्पिरिचुअलिटी, गॉड एंड रिलीजन। विश्वास रूपी समंदर, सी को एस किया गया कैपिटल, फेथ का एफ किया गया कैपिटल। आप इसको कह सकते हैं लाइक द पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो, लेकिन सही बात यह है कि यहाँ पर मेटाफर नाम का फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है कि विश्वास रूपी समंदर एक समय था जब इस पूरी धरती को आसपास से घेरे हुए था। और कौन सा विश्वास? विश्वास स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में, गॉड एंड रिलीजन, धर्म और ईश्वर में विश्वास। हम सभी आस्थावादी होते थे उस जमाने में, तो विश्वास रूपी समंदर पूरी पृथ्वी को आसपास से घेरे हुए था। वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर, और पृथ्वी के हर एक शोर पर, आपको पता है कि दुनिया में जो 7 समंदर कहे जाते हैं वो हर तरफ से पृथ्वी को कहीं न कहीं से घेरे हुए रहते हैं। ले लाइक द फोर्ड्स, लाइक का इस्तेमाल हुआ है तो SIMILE सिमिली का प्रयोग हुआ है, यानी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फर्ड, गर्डल कहते हैं करधनी को, वेस्ट बैंड को, जैसे कि छोटे बच्चे पहनते हैं, कभी कभी वो बनी होती है सिल्वर की और कभी कभी वो धागे से बनाई जाती है, या महिलाएं जो है साड़ी के ऊपर वो बांध लेती है ताकि साड़ी उनकी जो है स्लिप ना करे। तो क्या बोला गया, उस समंदर को जैसे कि वो वेस्ट बैंड। अब वेस्ट बैंड क्यों कहा है? क्योंकि वेस्ट हमारा मिडल पार्ट होता है। अगर हम कोई चीज़ को बीच में बांधते हैं तो उसके छूटने की संभावनाएं कम होती हैं। तो इस तरह से पोएट कहना चाहता है कि बहुत पहले धार्मिक आस्था के रूप में जो समंदर था वो इस पृथ्वी को एक चमचमाती हुई शानदार गर्डल की तरीके से घेरे हुए था। अब क्या है? अब बताया गया, बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलैंकली। मेलैंकली मतलब सैडनेस। अब इस समंदर में हमें क्या सुनाई पड़ रहा है? सैडनेस। लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, इस लाइन में जहाँ लिखा है इट्स मेलैंकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, इस लाइन में मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। ये आप नोट कर लें, क्योंकि जब आप नोट्स लिखेंगे एग्जामिनेशन में जब जाएंगे तो इसका मेंशन करना पड़ेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब क्या सुनता हूँ मैं? अब सुनता हूँ समंदर की मेलैंकली अर्थात सैडनेस, लॉन्ग विड्रॉइंग रोर। विड्रॉ यानी कि कोई चीज़ को घसीटना, खींचना। समंदर का पानी ऊपर आता है, वापस जब लौटता है तो पेबल्स को घसीटते हुए, खींचते हुए, पटकते हुए, आवाज़ करते हुए वापस जाता है। उसी को बोला गया विड्रॉइंग रोर। रिट्रीटिंग, चाहे को विड्रॉ चाहे को रिट्रीट, मतलब होता है वापस लौटना। टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, ब्रेथ का मतलब यहाँ पर सांस से नहीं है, हवा से है। तो शाम की जो हवा चल रही है उसके साथ साथ एक धुन, एक आवाज़ उत्पन्न हो रही है, और वो आवाज़ है कंकड़ पत्थरों के रगड़ने की और लहरों के वापस लौटने की। डाउन द वास्ट एजेस, ड्रेर, एज का मतलब किनारा होता है, ड्रेर का मतलब होता है बोरिंग, ड्राई, सूखा, नीरस या मिनाटनस। एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, शिंगल्स का मतलब भी होता है पेबल्स यानी कंकड़। नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड हम लोग हैं, क्योंकि जब धर्म रूपी पर्दा हमारे ऊपर से उतर गया, जब हमारे ऊपर जो है ईश्वर का जो साया था, जो हम भगवान को मानते थे हम अब मानते नहीं, तो वो जो धर्म का हमारे ऊपर आवरण था उसके उतर जाने के बाद में हम मर्यादाहीन हो चुके हैं, हम नंगे हो चुके हैं। तो हमको तुलना किया गया है कंकड़ पत्थरों से, क्योंकि हमारे ऊपर की लहरें वापस जा चुकी हैं। आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। आह लव यानी कि यहाँ पर लव वर्ड को पर्सोनिफाई किया गया है और इसका इस्तेमाल ग्लोबल टाइप में हुआ है। क्या कहा? लव यानी वो अपनी बिलव्ड को एड्रेस कर रहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड इज एड्रेसिंग हिज बिलव्ड वाइफ, बट ही इज एड्रेसिंग ऑल द लवर्स इन द यूनिवर्स। सारे प्रेमी प्रेमिकाओं को ये मैसेज दे रहा है कि प्रेम बनाए रखिए। अगर प्रेम दुनिया से मिट गया
तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया कितना भी बिगड़ी हो, कितना बर्बाद हो चुकी हो, लेकिन प्रेम के सहारे हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रेम खत्म हो जाएगा तो दुनिया में रहने के लायक कुछ भी नहीं बचेगा। ऑल लव लेट अस बी ट्रू टू वन एनदर। ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो लोगों के लिए, और यहाँ लिखा है वन एनदर, मतलब हम सभी सबके लिए। जहाँ जहाँ जिससे जिससे प्रेम करते हैं वहाँ पर लॉयल्टी बनाए रखें, ऑनेस्टी बनाए रखें। फॉर का मतलब बिकॉज द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। फिर से इसमें लाइक लिखा हुआ है, फिर से इसमें सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, और साथ साथ एक अलंकार और होता है जिसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार, दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन, ALLITERATION। वो तब लगता है जब कई शब्द बार बार एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। लाई में एल, लाइक में एल, और लैंड में एल, इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है एलिटरेशन भी और सिमिली भी। तो तुलना क्या किया कि जिस दुनिया को हम देख रहे हैं, ये हमारे सामने पड़ी है दुनिया, ये सब दुनिया हम देख पा रहे हैं, एक्चुअल में ये सपनों की दुनिया की तरह से है। और सपने कैसे भी हों, सच नहीं होते। जो कुछ हम सपने में देखते हैं वो हकीकत में नहीं होता है। आँख खुलने के बाद का नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये दुनिया सपनों की तरह से है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। एक और जान लीजिए, देयर इज़ वन मोर फिगर ऑफ स्पीच, एनाफोरा, ANAPHORA। एनाफोरा तब होता है जब कोई लाइन किसी सेंटेंस में किसी फ्रेज को बार बार एक ही शब्द से शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ सो वेरियस, यहाँ भी सो ब्यूटीफुल में भी सो न्यू, और अगले में नीदर, नॉर लगा हुआ है। इसे कहते हैं एनाफोरा, ANAPHORA। नोट कर लीजिए। तो कहा ये दुनिया जो सपनों की तरह हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, ये बहुत वेरियस है, इसमें बहुत वैरायटी है, हम इससे ऊब नहीं सकते हैं। इसमें हर चीज़ की जो है डिफरेंस मिलता है, आज कुछ और कल कुछ और। तो इतनी ह्यूज वैरायटी है कि हम फिलहाल बोर नहीं हो सकते। सो ब्यूटीफुल, इसमें कोई कमी नहीं है ब्यूटी की। सो न्यू, तमाम चीज़ें नई हैं, पुरानी चीज़ें हट जाती हैं और नई वाली आया करती हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद है तो रियली नीदर जॉय, हैथ का मतलब हैज़। इस संसार के पास ना तो असलियत में जॉय है, ना तो असलियत में लव है, नॉर लाइट, ना तो वास्तव में प्रकाश है। और लाइट का मतलब हम कह सकते हैं लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस वैल्यूज़। नॉर सर्टिट्यूड, व्हाट इज सर्टिट्यूड? फ्रीडम फ्रॉम डाउट। नोट कर लें, सर्टिट्यूड यानी फ्रीडम फ्रॉम डाउट। नॉर पीस, पीस का मतलब मेंटल पीस, मानसिक शांति नहीं है। नॉर हेल्प फॉर पेन, ना कोई किसी को दर्द में हेल्प करने वाला है। तो ये एनाफोरा का बढ़िया इस्तेमाल किया मैथ्यू अर्नोल्ड ने कि दुनिया बहुत सुंदर है, नवीन है और तमाम तरह की वैरायटी से भरी हुई है, लेकिन इसमें सच्चे अर्थों में जॉय नहीं है। हम कुछ आनंद के पल पाते भी हैं तो अंदर से कोई ना कोई टेंशन है कि अभी इसके बाद हमको फिर से कोई ना कोई गम उठाना पड़ेगा। नॉर लव, प्रेम के बहाने या तो वासना है जिसको LUST लस्ट कहते हैं, लव के नाम पर लस्ट है, या प्रेम करता है इंसान पैसे के लिए या शारीरिक भूख को शांत करने के लिए या किसी और सेल्फिश मोटिव के लिए। निस्वार्थ प्रेम, सेल्फलेस लव, वो दिखाई नहीं पड़ता। इंसान पूजा के स्थान पे भी जाता है तो हाथ जोड़ के ईश्वर से मांगने लगता है। तो इस तरह से प्रेम के नाम पर हर जगह एवरिस, AVARICE अर्थात लालच काम करता है। नॉर लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश से नहीं है, ज्ञान के प्रकाश से। हम लोग भटके हुए हैं, हमारे अंदर धार्मिक आस्था नहीं है, धार्मिक ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या है, नॉर सर्टिट्यूड, तभी हमारे पास सर्टिट्यूड नहीं है। हम दुनिया भर की आशंकाओं से, डाउट से घिरे हुए रहते हैं। कोई बात कंफर्म होकर के दावे के साथ हम नहीं कह पाते हैं क्योंकि हम धर्म के प्रकाश में जी नहीं रहे हैं। नॉर पीस, और हम इतना अशांत हैं, किसी को बैंक के लोन की चिंता, किसी को अपने घर में पले हुए पेट्स की चिंता, किसी को बच्चों की एजुकेशन की चिंता, किसी को अपने हेल्थ की चिंता। तो तमाम तरह की चिंताएं हैं जिससे हम मेंटल पीस एंजॉय नहीं कर पा रहे। हमने इतने ताने बाने अपने आसपास बुन लिए हैं कि हमारा जीवन उसी में सब का सब व्यतीत हो रहा है और हम मानसिक शांत नहीं पा रहे हैं। जब हम मेंटली
पीसफुल नहीं है तो हम कुछ नया सोच नहीं सकते हैं, दुनिया में कुछ और अच्छा कर नहीं सकते हैं, दुनिया को हम लोग डोरमेंट किए दे रहे हैं। नॉर हेल्प फॉर पेन, और एक आदमी कराह रहा है, दर्द में तड़प रहा है, हेल्प करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं, हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। ये भौतिकता का परिणाम है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मेटरलिज्म एंड वी आर हियर। पोएट ने फिर हम सबको तुलना किया, पूरे इंसानों को, हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन। डार्कलिंग प्लेन का मतलब हुआ एक ऐसा बैटलफील्ड जो अंधकार में डूबा है। युद्ध के नियम होते हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, उसके बाद युद्ध विराम होता है। तो यहाँ क्या कहानी है कि युद्ध लड़ा जा रहा है लेकिन अंधेरे में युद्ध हो रहा है, तो किसी को पता नहीं कि मारना किसको है, मारना है ये मालूम है। हम सभी अंधेरे में डूबे हुए उन्हीं सोल्जर्स की तरह से हैं। स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स। स्वेप्ट का मतलब क्या होता है? मिसलेड, हमको मिसलीड किया गया है, हमको गुमराह कर दिया गया है, हमको वायलेट किया गया, भड़का दिया गया है। कंफ्यूज्ड अलार्म्स, आपको पता होना चाहिए वॉर में अलार्म्स बजते थे। एक अलार्म था संघर्ष करने वाला, एक अलार्म था भागने वाला, और एक था संघर्ष करते हुए भागने वाला। तो यहाँ पर किसी ने शैतानी करके वो वाला अलार्म बजा दिया है कि स्ट्रगल करो और फ्लाइट करो, अरे भागो, मारो काटो भागो, ये वाला अलार्म बजाया गया है। लेकिन अभी सनराइज नहीं हुआ था, अंधेरे में डूबा हुआ था पूरा का पूरा बैटलफील्ड, इसलिए सोल्जर्स को ये नहीं मालूम कि किसको मारना है, केवल नंगी तलवारें खून बहा रही हैं। तो स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। स्ट्रगल यानी कि क्लैश, लड़ना, संघर्ष करना, और फ्लाइट बनता है फ्ली से, FLEE फ्ली। फ्ली मतलब भाग जाना, यानी कि स्कैम्पर, बहुत तेज निकल लेना। तो अलार्म बजाया गया, क्या कहा गया? उस अलार्म का संकेत ये था कि संघर्ष करिए, मारिए काटिए और भाग जाइए। लेकिन किसको मारे और क्यों मारा ये पता नहीं था, क्योंकि अंधकार फैला हुआ था। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज, इसको आप पढ़ते हो इग्नोरेंट, आपको इग्नोरेंट नहीं पढ़ना है, इग्नोरेंट पढ़ना है। इग्नोरेंट का मतलब टू डोंट हैव द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और बुद्धि का न होना, उसको कहते हैं इग्नोरेंट होना, अनभिज्ञ और अनजान होना। तो वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, हम लोग उसी इग्नोरेंट आर्मी का हिस्सा हैं, उसी अनजान सेना का एक पार्ट हैं, जिसको ये नहीं मालूम है कि किसको मारना है, क्योंकि भयंकर अंधकार है और हम सब मार काट रहे हैं। तो यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये उम्मीद किया है कि अगर हम प्रेम की पौध को रोपेंगे, इफ़ वी प्लांट द सैपलिंग्स ऑफ लव, नो डाउट वन डे द वर्ल्ड विल बिकम अ गुड प्लेस फॉर लिविंग। वरना तो दुनिया नर्क में तब्दील होती जा रही है, इतना ज़्यादा भौतिकवाद आ गया है, आदमी आदमी को मारने पर आमादा है, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, छल कपट दंभ ये सब बहुत हैं, डिसीट, DECEIT, डिसीट बहुत फैल रहा है, हर कोई धोखा दे रहा है। ऐसे में प्रेम ही एकमात्र साधन है जो हमको इन दुखों से बाहर ला सकता है, इसलिए वो अपनी प्रेमिका से कहता है और इसी बहाने पूरे दुनिया से अपील करता है कि सभी लोग प्रेम बनाए रखें और आपसी संघर्ष, खून खराबा, जिसको कहते हैं ना स्लॉटर, SLAUGHTER, ये बंद करें। ब्लड शेड, BLOODSHED, ब्लड शेड बंद कर दें और दुनिया को रहने के लायक शांतिपूर्ण स्थान बनाए रखें। याद रखेंगे बच्चों कि ये पोएम लिखी गई थी 1867 में और पोएम लिखी गई थी विक्टोरियन एरा में, और विक्टोरियन एरा का जो टाइम था वो 1837 से शुरू होकर के 1901 तक चला था। इसको पढ़ें, तैयार करें और अच्छे नंबर लाएं। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।